दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों बहुत से बच्चों की शिकायत है कि यहाँ पे कोई डी फार्मा और बी फार्मा का जिक्र नहीं किया जाता है या काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि यहाँ जब से दोस्तों नाइपर का रिज़ल्ट आपका आउट हुआ है तब से यहाँ केवल जो वीडियोज़ आ रही हैं वो उनके लिए आ रही हैं जो पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों ये जो वीडियो है इससे डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के कैंडिडेट, साथ ही साथ जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उन सबको फ़ायदा मिलने वाला है। तो लास्ट तक आप इस पे बने रहिएगा। दोस्तों ये जो मैं वीडियो लाया हूँ ये है आपका डिपसार कॉलेज का, आपने नाम सुना ही होगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक है। जो आपकी फार्मेसी की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से कह लीजिए कि ये टॉप में एक तरह से आता है। ठीक है, तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यहाँ से फॉर्म निकले हैं और जो बच्चे इच्छुक हैं डी फार्मा, बी फार्मा और बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे एम फार्मा करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या कंडीशन है ये सारा कुछ मैं अभी बताऊंगा। साथ ही साथ उनके लिए जो फॉर्म आएगा दोस्तों वो आएगा 25 अगस्त को। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले यहाँ पे डेट बता देता हूँ, फिर चल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। जो इवन एम फार्मा भी करना चाह रहे हैं दोस्तों तो ये ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि डिपसार का फॉर्म यहाँ पे बहुत से रिजर्वेशन है तो उनके बारे में आपको समझाऊंगा और क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए 26 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है 21 अगस्त और डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट वो है आपका 10 सितंबर में। 10 सितंबर के बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा वहाँ पे और 20 सितंबर तक आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही सेम चीज़ है आपका बी फार्मा और बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी सारी वही डेट है कि 26 से आपका शुरू हो चुका है, 21 अगस्त तक आपका वहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करने की डेट रखी गई है। मेरिट लिस्ट आपका 10 सितंबर को और डेट ऑफ एडमिशन आपका 20 सितंबर तक शुरू हो जाएंगे। अब इसमें जो लेटरल एंट्री भी दोस्तों वही है। एम फार्मा के लिए दोस्तों एडमिशन प्रोसेस 25 अगस्त को आएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। और ये 20 सितंबर तक आपके रिसिप्ट होंगे, मीन्स लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। मेरिट लिस्ट आपका 27 सितंबर को डिस्प्ले होगा और 11 अक्टूबर से आपके वहाँ पे एडमिशन जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उसमें शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों चलिए मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस कोर्सेज, तो यहाँ पे अभी इन्होंने बी फार्मा का बता रहे हैं, अभी नीचे जैसे जैसे चलेंगे वहाँ पे हम लोग एम फार्मा की भी बात करेंगे। तो दोस्तों बी फार्मा या कह लीजिए डी फार्मा, तो इसके लिए दोस्तों आपको 12th का वहाँ पे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर आपका ICSE बोर्ड होगा 12th का, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसमें दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास मैथ बायो दोनों है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो होना चाहिए। तो जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है दोस्तों, तो जो उनका एग्रीगेट निकाला जाएगा, जो आपको वहाँ पे परसेंटेज चाहिए वो दोस्तों ये देखा जाएगा कि मैथ और बायोलॉजी में किसका ज़्यादा नंबर है, तो वो चीज़ वहाँ काउंट हो जाएगा। जैसे मानिए आपके बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर है, मैथ में कम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जोड़ के वहाँ एग्रीगेट निकाला जाएगा। तो ऐसे करके आपको वहाँ पे देखना है। इन सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 55% या अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हो डी फार्मा और बी फार्मा के। ठीक है, इनमें दोस्तों जो आप निकालोगे यहाँ पे एग्रीगेट केवल सब्जेक्ट के नहीं निकालोगे बल्कि उनके जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसका भी निकालोगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ जो भी है उसको आप ऐड करोगे, साथ ही साथ वहाँ पे जो उनका प्रैक्टिकल है उनका भी एग्रीगेट आप निकालोगे। तो दोस्तों ये है, इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ बताई गई है कि CBSE हो गया, ISC हो गया। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ोगे तो और भी कंडीशन है, लेकिन जो 55% एंड अबव मार्क्स है वो चीज़ वहाँ पे फिक्स है। और दोस्तों जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 17 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। SC ST OBC के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन आपका दिया गया है।
फिर दोस्तों बेसिस ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे दोस्तों मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बी फार्मा, डी फार्मा और बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेद, बी फार्मा आयुर्वेद, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटी हेल्थ केयर और BMLT जो करना चाह रहे हैं या DMLT करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और फिर आपको वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट लेना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का, ठीक है। इफ़ मैंने आपको बता दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से यहाँ बच्चे लिए जाएंगे। अब लेटरल एंट्री के लिए दोस्तों आपके पास डी फार्मा होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पहुँच जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हैं कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बी फार्मा लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर मस्ट हैव पास डी फार्मा कोर्स एज पर PCI नॉर्म्स। 85% seats will be reserved for those who have passed D Pharma from DPSRU, और 15% seats will be open to other institute from Delhi or outside from an institution approved by the PCI। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीट हैं, टोटल सीट का 85% तो उन बच्चों के लिए है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ आप 100 मत समझिएगा, इस बात को ऐसा समझिए कि फार्मा लेटरल एंट्री मतलब कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो एडमिशन होते हैं इनमें आपके यहाँ पे 6 सीट हैं, ठीक है। अब 6 सीट का 85% जो है वो जो वहीं के बच्चे हैं जो डी फार्मा किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर में जाने के लिए, और जो बाकी 15% है मीन्स 6 सीट का 15% आप निकाल लो, तो वो बच्चे जो हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज के हो सकते हैं। तो इस हिसाब से लेटरल एंट्री की सीट भरी जाएगी। अब जो आपका डी फार्मा किए हुए बच्चे लेटरल एंट्री में जाएंगे दोस्तों, जो उनका मेरिट बनेगा वो बनेगा उनके सेकेंड ईयर में आपने वहाँ पे कितने नंबर अर्जित किए हैं। तो वहाँ पे आपका डी फार्मा का दोनों ईयर का नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन डी फार्मा का जो है उसके बेसिस पे आपका वहाँ पे मेरिट बनेगी। अब दोस्तों मास्टर ऑफ फार्मेसी, क्योंकि अभी बच्चे यहाँ पे इस फॉर्म को जरूर भरेंगे और इसका बहुत मतलब कि ईगरली वो वेट कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए, है ना। तो दोस्तों मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म या फिर MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या MBA फार्मा इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कंडीशन इन्होंने दी है कि कौन कौन इसको भर सकता है। A candidate seeking admission to first semester must have passed B Pharma degree examination of an Indian university established by law in India from an institution approved by PCI and has scored not less than 55% of the marks, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब दोस्तों आपका 55% या उसके अबव मार्क्स होना चाहिए बी फार्मा के, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो एम फार्मा के लिए। अब दोस्तों ये जो 55% मार्क्स बनेंगे, ये जो ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे आपका जो नंबर जोड़े जाएंगे वो आपके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के ही जोड़े जाएंगे, यहाँ फर्स्ट ईयर का नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसलिए जो आप वहाँ पे एग्रीगेट लिखोगे वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जोड़ के वहाँ पे एग्रीगेट आप लिखोगे, ना कि फर्स्ट ईयर का। अब दोस्तों सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कह लो, या फिर 3rd to 8th सेमेस्टर तक के जितने भी मार्क्स हैं उसको वहाँ समअप करिएगा और वहाँ पे उसका परसेंटेज बना के आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट ईयर को आप दोस्तों यहाँ भूल जाइएगा। तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि फर्स्ट ईयर को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़े होते हैं, उन्हें लगता है कि हमने बहुत से फॉर्म भरे हैं और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये गलती आप मत करिएगा। आप इस चैनल में हो दोस्तों, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी गलती कर दो जिसकी वजह से दोस्तों किसी जो कम अच्छा बच्चा है उसको वहाँ पे सीट मिल जाए और आप यहाँ पे रह जाओ। तो ध्यान करिएगा दोस्तों कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के मार्क्स का एग्रीगेट करके ही आपको करना है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही बच्चे दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इसका, जो कि आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, जिन्होंने शुड हैव ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जो बच्चे अभी फोर्थ ईयर में हैं दोस्तों, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके पास अभी समय है, आप वहाँ पे अप्लाई कर दो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है कि या तो उनके पास होना चाहिए या फिर शुड अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन, ठीक है। या फिर दोस्तों आपको वहाँ पे जो एडमिशन होना है, ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर वो सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन है।
तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी बच्चों को नहीं पता होती है। इसलिए दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत अपनी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दीजिए। और इस पे दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपको कैसे ग्रीन बुक मिलती है, कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, ये सारी कुछ वहाँ पे है। और इस चीज़ का मैं लिंक फिर से शेयर कर दूंगा। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसको शेयर करता आया हूँ, बहुत से बच्चे इसको देख चुके हैं, करीबन 90,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर इसको शेयर करूँगा, इसको ज़रूर देखिएगा और जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से वहाँ पे कर दीजिए। वरना फिर दोस्तों एडमिशन के अगर 1 महीने के अंदर आप जमा नहीं कर पाए तो दोस्तों वहाँ पे आपका एडमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके साथ में आपको वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है जहाँ पे आपने बी फार्मा किया है। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने बी फार्मा इंस्टीट्यूट से लेना होगा और ये चीज़ आपको वाइल काउंसलिंग आपको वहाँ पे जमा करनी होगी। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी टू सबमिट मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी परमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और दोस्तों जब आपको एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करना है उस समय आपको अपनी मार्कशीट या प्रोविजनल मार्कशीट आप कह सकते हो, जब तक मतलब कि आपका डिग्री नहीं मिलता है तो वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एप्लीकेशन सबमिट के समय सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जमा करनी है। 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सब बताया है कि अगर मान लो यहाँ पे बी फार्मा के स्टूडेंट्स लेने के बावजूद यहाँ पे कुछ रह जाता है, जैसे MBA फार्मा इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इनका एक कोर्स है, वहाँ पे मान लो बी फार्मा के स्टूडेंट्स जाते हैं लेकिन वहाँ 10 सीटें हैं जिसमें से 7 सीटें भर पाएँ, तो बाकी की जो 3 सीटें हैं वो साइंस ग्रेजुएट्स के मीन्स जो BSc किए हुए हैं, जो MSc किए हुए हैं, तो उनके थ्रू वहाँ पे भरी जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह होता है, तो इनका क्राइटेरिया दोस्तों 2 है। एक तो GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और एक ये नॉन GPAT कैंडिडेट्स को लेते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नॉन GPAT कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इस बात का जिक्र इन्होंने इस एप्लीकेशन में किया है। अब दोस्तों जो GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो उनका तो जो रैंक आया है उसके बेसिस पे उनका मेरिट बनेगा, और उस मेरिट में आप आ जाते हो उस लिस्ट में तो दोस्तों वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कि कितनी सीट्स हैं। अब दोस्तों जो नॉन GPAT के कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों वही चीज़ करना होगा कि 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर, या कह लीजिए 3rd सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक के जितना भी मार्क्स है आपका बी फार्मा का, उसका वहाँ पे आपको परसेंटेज बना के यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे कि बहुत से कॉलेज में CGPA दिया जाता है। अब CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, हम या तो उसको नेट में सर्च करते हैं या फिर वो बच्चे मुझसे फॉर्मूला मांगते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। फिलहाल इन्होंने दोस्तों अपनी प्रॉस्पेक्टस में साफ तौर पे दे रखा है कि आपको CGPA को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि परसेंटेज इक्वल टू CGPA × 10। तो ऐसे करके दोस्तों आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हो, और परसेंटेज को जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय वहाँ पे मेंशन करोगे, CGPA को कन्वर्ट करिएगा परसेंटेज में और फिर परसेंटेज को वहाँ पे मेंशन करिएगा। GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट शेल बी कंसिडर फॉर एडमिशन फर्स्ट। तो दोस्तों अगर कभी ऐसी बात आती है कि नॉन GPAT और GPAT में कौन पहले लिया जाएगा, तो GPAT वालों को वहाँ लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि GPAT की स्टडी दोस्तों करते रहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको बहुत मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप नॉन GPAT हो और कॉलेज का टॉपर भी हो पर आपने GPAT नहीं किया है दोस्तों, तो वहाँ पे आपकी डिग्री फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे GPAT किया हुआ स्टूडेंट भले ही उसकी चाहे जितनी रैंक आई हो वो क्वालिफाइड है वहाँ पे, तो उसको पहले वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे बीच में और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी GPAT की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, वो जो WhatsApp है 9953703693, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ 5 से 6 महीने हैं जो कि बहुत सफिशिएंट है दोस्तों यहाँ पे अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल आप टेक्स्ट से करोगे तो दोस्तों आप अपनी स्टडी वहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कि 15% टोटल सीट है वो आपके नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग NCR ऑफ दिल्ली विथ वैलिड GPAT स्कोर कार्ड से भरे जाएंगे। और जो रिमेनिंग 85% टोटल सीट है
वो आपके भरे जाएंगे जो आपके दिल्ली कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जिनके पास जीपैट स्कोर कार्ड है उनके थ्रू वहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है, अब उस 85% जो आपके दिल्ली के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास जीपैट स्कोर कार्ड है, उस 85% का 70% तो दोस्तों जो इनके खुद का कॉलेज है वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ से भरे जाएंगे, और रिमेनिंग 15% जो है वो दिल्ली के जो डिप्सार कॉलेज छोड़ के जो दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं जहाँ के बच्चों ने जीपैट क्वालिफाई किया है तो ये उससे भरे जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों आप समझ जाओगे, बस मेरे साथ बने रहिए। अब दोस्तों ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जहाँ पे दो बच्चों का जो स्कोर है वो परफेक्ट मैच कर रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे जिस बच्चे की एज ज़्यादा रहेगी उसको वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मतलब कि यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि केवल डिप्सार की कंडीशन है, ये कंडीशन यूनिवर्सल है कि जहाँ पे भी जो क्राइटेरिया है वो मैच करता है तो जिस बच्चे की एज ज़्यादा हुई रहती है उसको वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे साफ तौर पर दिया है कि द नॉन जीपैट सीट्स विल बी ऑफर्ड ऑन द कंडीशन दैट दे विल नॉट बी गिवन एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आप कभी आगे क्लेम नहीं कर सकते हो कि डिप्सार में कुछ बच्चों को मिल रहा है कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिन बच्चों को मेरिट के जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है दोस्तों वो जीपैट क्वालिफाइड हैं, और जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है वो नॉन जीपैट स्टूडेंट्स हैं जिनका आपका सेकेंड ईयर से लेके 4th ईयर तक का एग्रीगेट मार्क्स के मेरिट के आधार पर उनको वहाँ पर मिला है। अब दोस्तों जो एज रिक्वायरमेंट है, तो जो एम फार्मा या MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या MBA फार्मा इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड कोर्स वहाँ पे करने जा रहे हैं तो उनकी एज मस्ट बी मोर देन 21 ईयर्स, तो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने आपको सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बता दी है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे कि कैसे कितने रिजर्वेशन कैसे रहेगा, तो यहाँ पे इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। इसका पेज नंबर है दोस्तों 18, तो 18 पेज पे इन्होंने सारा चार्ट बनाया हुआ है, तो आप खुद भी इसको देखना चाहो तो इसको आप देख सकते हो। और मैं और जल्दी जल्दी देख लेता हूँ कि और चीज़ क्या है कि आपको बताने लायक है यहाँ पे। फ़िलहाल दोस्तों मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब यहाँ पे बता रखा है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। अब फ़िलहाल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे और भी इनके बहुत से कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, तो ये सब के लिए प्रोस्पेक्टस आप देखना चाहो ये सब कोर्स करने के लिए तो आप खुद देख सकते हो। इसका वेबसाइट है दोस्तों dpsru.edu.in, तो इस पर आप जाओगे, एडमिशन पोर्टल आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों इसके कुछ एनेक्सर्स हैं, ठीक है, जो आपको बनाने पड़ेंगे काउंसलिंग के पहला तो दोस्तों ये एनेक्सर है, एनेक्सर 1 फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है जो कि साइंड होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, ठीक है, और जिसकी डिग्री MBBS के नीचे नहीं होगी, और वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने किसी भी क्वैक से मीन्स किसी को भी वहाँ पकड़ लिया और उससे आपने बनवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो MBBS वहाँ पे अटेस्ट करेगा, MBBS या उसके ऊपर भी हो सकता है, MD MS भी हो सकता है, जो अटेस्ट करेगा दोस्तों तो उसका वहाँ पे प्रॉपर सील होना चाहिए जिसमें उसका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए और उसका नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है ओरिजिनल आपको काउंसलिंग के समय जमा करना होता है। फिर दोस्तों सेकंड एनेक्सर है आपका सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग एडमिशन अगेंस्ट अ रिजल्ट सीट। तो दोस्तों ये आपका SC और ST कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री कुमारी श्रीमती, जो कि सन या डॉटर हैं, वाइफ ऑफ श्री, नाम आएगा, सर्टिफाइड दैट हिज हर कास्ट ट्राइब इज विच डिक्लेयर्ड शेड्यूल कास्ट ट्राइब। ये एनेक्सर उनको बनाना है जो आपके SC ST का यहाँ पे फ़ायदा लेना चाहते हैं। फिर दोस्तों एनेक्सर 3 ये आपको अंडरटेकिंग है जो कि सबमिट करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसमें दोस्तों ये है कि जो कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन ले रहा है वो ये चीज़ अपनी तरफ से बोल रहा है, गारंटी दे रहा है कि हम वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उन और प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उनको अटेंड करेंगे, और वहाँ पे हमारी जो अटेंडेंस रहेगी वो किसी भी हालत में 80% के नीचे नहीं जाएगी। अगर 80% के नीचे जाती है तो फिर अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमें रोकता है वहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए तो हम फिर वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों एनेक्सर 4 ये दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये है दोस्तों आपका एनेक्सर 4 दोस्तों ये कहता है कि आप जब तक पढ़ाई करते हो तो आपका जो B फार्मा में रजिस्ट्रेशन हुआ है,
ठीक है। जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं कि अपना जो बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस है उसको किसी शॉपकीपर को दे देते हैं कि भाई तुम मेरी बिहाफ पे रन करते रहो, ठीक है, जो कि एक इलीगल चीज़ है। तो इन्होंने साफ यहाँ पे ये एनेक्सर 4 मांग लिया है कि जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी आप वहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि विल नॉट यूज़ माय फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, जो इस तारीख को इश्यू हुआ है, इस डेट को इश्यू हुआ है और वैलिड है इस तारीख तक, तो मैं अपने एल्सवेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, तो अपने स्टडी के दौरान मैं इसको और कहीं नहीं यूज़ करूँगा। ये आपको वहाँ पे एनेक्सर देना होगा। फिर दोस्तों एनेक्सर 5, जो बच्चे EWS कैटेगरी में आते हैं तो ये इन्होंने फॉर्मेट दे दिया है, इस फॉर्मेट को आपको बनाना पड़ेगा और यही सबमिट होगा अगर आप क्लेम करना चाहते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि हमने एक सर्टिफिकेट बनवा रखा है जो कि नाइपर काउंसलिंग में हमें यूज़ करवाना था। तो दोस्तों अगर वहाँ पे आपका ओरिजिनल नहीं जमा होता है तो आप उस फॉर्मेट को ही यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, इसके लिए अलग से फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों एनेक्सर 6, एनेक्सर 6 है दोस्तों आपका OBC सर्टिफिकेट फॉर क्रीमी एंड नॉन क्रीमी। इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप सबसे नीचे देखोगे कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर। यहाँ पे सर्टिफिकेट नीचे क्लेम करता है कि जिस शख्स का ये सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर में नहीं आता है। तो दोस्तों यही एक फ़र्क होता है OBC क्रीमी लेयर और OBC नॉन क्रीमी लेयर में। जो बच्चे OBC क्रीमी लेयर में आते हैं उनके में ये लाइन मेंशन नहीं होगी और जो बच्चे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके में ये लाइन मेंशन होगी कि जिस बंदे का भी सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर में नहीं आता है, ठीक है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में हो गया। तो ये एक फ़र्क है जो बच्चों को नहीं पता होता है। फिर दोस्तों एनेक्सर 7, एनेक्सर 7 दोस्तों सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग एडमिशन अगेंस्ट डिफेंस कोटा। तो जिन लोगों का वहाँ पे मतलब कोटा के थ्रू वहाँ पे जाना चाह रहे हैं जो कि डिफेंस कोटा है उनके पास, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। ये सब बच्चों को नहीं बनाना है बल्कि एनेक्सर 7 केवल उन्हीं के लिए है, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी के लिए। फिर दोस्तों आपका एनेक्सर 9 है डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट। दोस्तों ये EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ये भी केवल उन्हीं के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके सारे एनेक्सर। ये था दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गया दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ वहाँ पे, और जिन बच्चों का वहाँ पे अभी रिप्लाई नहीं मिल पाया दोस्तों उनको मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है दोस्तों मैं बिल्कुल आपको वहाँ पर रिप्लाई